आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम चुनावी डंका। और चुनावी डंका के अंतर्गत हमने अभी तक तमाम सारी चुनावी खबरों का कवरेज किया और हमारी कोशिश रही कि आम लोगों की बात जो है उन नेताओं के पास पहुंचनी चाहिए ताकि वो आम लोगों की जो जन समस्याएं हैं वो खत्म हो सके। इस समय हम खड़े हैं कानपुर के घंटाघर में, जहां से पान की दुकान है। क्योंकि पान की दुकान और चाय की दुकान राजनीति का एक बड़ा केंद्र होता रहा है, तो मुझे लगा कि आज की इस खबर की शुरुआत जो है पान की दुकान से ही करते हैं। और हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपने मतलब कई चुनावों में बहुत पास से चीजों को देखा है। ऐसे में उन चुनावों को देखा है और आज के चुनावों को देख रहे हैं। क्या कहना है और क्या विचार है, इसको समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत और बहुत ही अभिनंदन कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। दादा, क्या नाम है आपका? सचिन वाजपेयी। वाजपेयी जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो आपने काफी जो है अपना एक नाम और मुकाम बनाया है और बहुत से चुनावों को देखा भी है पास से। आज के इस चुनाव के बाद क्या होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब चुनाव तो 5 साल की जो सीमा इसकी है, तो चुनाव तो 5 साल में होंगे। देश की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से सत्ता का भी परिवर्तन होता है। क्योंकि इस बार के इलेक्शन में विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, उधर मोदी की अपनी 10 साल की उपलब्धि रही, दोनों के बीच चुनावी घमासान होता रहा। फैसला जनता को करना है। अब चूंकि कानपुर में जो लगभग 53% वोटिंग हुई, पिछले इलेक्शन को अगर देखा जाए तो इसी के आसपास हुई, तो उससे ये नहीं लगता कि जनता में रोष है कि जनता में खुशी है। अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता तो उससे ये कहा लगता, अनुमान लगाया जाता है कि जनता में रोष है, बदलना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि को बदलना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि वोटिंग बढ़ी नहीं तो लमसम वही है जनता का। अब क्योंकि है क्या कि विपक्ष के पास मुद्दा सिर्फ था मोदी हटाओ, मोदी के पास मुद्दा था, इनके पास कोई नेता नहीं। आप समझिए। अच्छा, क्योंकि 10 साल में जो इन्होंने काम किया था, जैसे अयोध्या रहा, धारा 370 हटाई इन्होंने, और बिना वो तुम्हारा महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। एक मेरा प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी अभी परसों कानपुर में थे, उन्होंने मंच से एक बहुत बड़ी घोषणा की, हालांकि उनका घोषणा पत्र भी वही है कि प्रत्येक महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए वो प्रतिवर्ष देंगे। क्या लगता है इसका कोई इफेक्ट होने जा रहा है राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में ख्याली पुलाव है। अब अखिलेश जी ने घोषणा कर दी, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये पैसा हम लाएंगे किस मत से। आप ये समझिए कि आप अगर देंगे हर एक को, आपकी आमदनी क्या है। अच्छा, गुंडा राज से उग के ही जनता ने परिवर्तन किया था 2014 में जो योगी के रहे। अगर योगी जनता के हित में काम न किया होता तो 17 में ये रिपीट न होते। अब ये रिपीट हुए तो इसके मतलब जनता इनके कार्य से खुश है। अब कहने को तो जैसे आपका दिल्ली है, मतलब कुल मिलाकर के ये जो राहुल जी कह रहे हैं 1 लाख रुपए, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा आमतौर पर। ये कहने मतलब देखिए, ये तो चुनावी पुलाव है। आप ये बताएं, आप घोषणा करते ठीक है, आपका अपना है, लेकिन आप घोषणा करने के साथ साथ ये भी बता दें कि ये धन हम लाएंगे कहाँ से, किस मध्य से निकालेंगे। क्या लगता है प्रशासन ने बहुत सारी कोशिशें की मतदान परसेंट को बढ़ाने के लिए, ऐसे में क्या और किए जाने चाहिए थे? क्योंकि आपका पत्रकारिता का अनुभव, क्या और किया जाना चाहिए था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि वोटिंग बढ़ने में कि न बढ़ने की वजह ये रही कि जनता में देखिए निराशा तो निराशा है, महंगाई, रोजगार, आमदनी लोगों की गिर गई, तो अब वो किस उमंग से वो जाएं वोट डालने। देखिए, वोट का परसेंटेज न बढ़ने का मतलब कि जनता में कहीं ना कहीं निराशा है। मतलब ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, उससे क्या निराशा लोगों में आ गई? क्या ऐसा भी है? नहीं, ये नहीं कहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार देखिए है, लेकिन अब मजबूरी है कि उनको वोट देना है। मजबूरी है, वोट जरूरी नहीं, मजबूरी है। देखिए, वोट देना है, लेकिन सामने भी तो कोई हो उनके खिलाफ,
तो अगर आपसे हम ये कह दें कि 4 चोरों को बैठाला जाए, उसमें कहा जाए एक को चुनो, तो आप कोशिश यही करोगे जो सबसे कम को चुन लें। उसको चुने। चलिए, अभी कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? रामजी पांडे। काफी क्योंकि आपका जो नाम हमेशा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग नए आयाम तैयार करता है। आज के चुनाव को लेकर के आपके अपने क्या निजी विचार है? देखिए, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर तो खैर है। देखिए, प्रशासन ने जितना प्रयास किया सही रहा। परसेंटेज जो है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्रयास ये हुआ, प्रयास इनका कि नहीं बढ़े वोटिंग, बढ़ी वोटिंग। और उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर रहा है तो उसमें गर्मी का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तापमान ने भी। हाँ, अच्छा, नहीं, जैसे 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 दादा अभी बता रहे हैं कि थोड़ा निराशा है, तो आप इस निराशा को मानते हैं? नहीं, निराशा बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते हैं। निराशा इसलिए मोदी को लेके हर एक में उत्साह है कि नहीं, उसको एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना है तो प्रधानमंत्री देखे। क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की बात भी बहुत ज़्यादा गर्म है? बताया जा रहा है कि बहुत सारी, क्योंकि भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी और ऐसा देखने में आ रहा, तो और एक निराशा भी है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका भारतीय जनता पार्टी का वो साइलेंट वोटर जो रैलियों में नहीं दिखता था और घरों में केवल टीवी और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही अपनी माइंडसेट को सेट करता था, तो ऐसे में क्या लगता है साइलेंट वोटर कुछ करेगा इस बार? हमारी पर्सनल जो ओपिनियन है वो है कि इस बार मतदाता जो है, जो 2 दिन 3 दिन पहले टीवी चैनलों में चला कि मुस्लिम इतने परसेंट आगे बढ़ा है और हिंदू इतने परसेंट किनारे हुआ है, और कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ भी पैदा की, उस हिसाब से यूनाइट हुआ है अभी हिंदू और यूनाइट हुआ है मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में इस समय ये जो चुनाव है ये हाँ। हिंदू बना मुसलमान हो गया, मतलब इस तरह का जो है वातावरण तैयार हो चुका है। बिल्कुल कर दिया गया है। और इधर बीच में आज जो कई पोलिंग बूथों पे ये लगा कि मुस्लिम इलाकों में जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है, जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है, उस पार्टी को एक खैर चलिए मुस्लिम जो हैं उस पे आस्था जमा रहे हैं, है ना। और हिंदू क्या देख रहा है कि यार कल को अगर कोई बात हो जाएगी, यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कल को फिर मारकाट होगी, यार इससे अच्छा बीजेपी को। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं से भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हुई है इस समय, और यही कारण रहा है कि चमनगंज या जो भी इस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं उसमें बम्पर वोटिंग हुई है मुस्लिमों की, और वही देख के हिंदू इलाकों में भी वोटिंग हुई है। वहाँ ये नहीं देखा गया कि कौन क्या है, ये नहीं देखा गया। लेकिन एक बात तो तय है कि मतदान परसेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में क्या पत्रकारिता के नज़रिए से आपने वर्किंग किया, क्या और बेहतर किया जाना चाहिए? इस पर कोई प्रयास जिलाधिकारी या जिला प्रशासन को अपनी तरफ से बताना और बेहतर ये होना चाहिए कि पहले से जागरूक करना चाहिए हर आदमी को। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन से जो सरकारी में गैर सरकारी में उनको ये कहना चाहिए कि भैया आप लोग अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। तो इसको जागरूक करने के लिए जगह सभाएं करनी चाहिए, और एक फाउंडेशन कुछ कर देना चाहिए कि नहीं, अगर तुम वोट नहीं डालो तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। मतलब एक जुर्माना के तौर पे जुर्माने के तौर पे अगर कुछ चीज़ रखी जाए तो हो सकता है कि ये आज जैसे 54% 55% होती है तो 90% होगी। मतलब जुर्माने की बात, ये बड़ी पॉइंट की बात आपने कही, जुर्माने वाली ये बात हिट करेगी। हाँ, जुर्माने की कोई ऐसी राशि रखी जाए जिसपे ये कहा जाए कि नहीं यार इतना जुर्माना लग जाएगा, या तुम्हारे साथ ये बात होगी, या तुम्हारे साथ ये छीन लिया जाएगा, तो उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोटर जो है अगर नहीं वोट डालता है तो जुर्माना भी। हाँ, बहुत अच्छी बात। कहते हैं ना कि भय बिन होए न प्रीत। जब कुछ भय अगर उनको देंगे आप तो उनको जो है अच्छी वो लगेगा कि यार आज भय दे रहे हैं तो यार कल को ये मेरे साथ हो सकता है। तो भय बिन होए न प्रीत, तो आप उनको भय देंगे तो जरूर निश्चित एक दिन वोटिंग 90% से ऊपर भी हो।
क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर 90% वोटिंग होने लगे तो फिर क्या है, ये तो बहुत सही आपको अच्छे डिसीजन आने लगेंगे। आपके चैनल से मैं सभी को धन्यवाद भी दूंगा कि इस तरीके से आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और लेनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार थे रामजी पांडे जी, जिन्होंने पत्रकारिता का एक लंबा चौड़ा करियर रहा है। ऐसे में जो आपके सुझाव आए हैं, निश्चित तौर से चुनाव आयोग को इन सुझावों पे अमल करने की जरूरत है और शायद तभी एक साफ सुथरी और अच्छी सरकार हमारे देश में बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट।